वो एक पर्पल स्टार था जो रिजेंबल कर रहा था एक पार्टिकल को, जिससे डिवाइन और रेस्प्लेंडेंट ग्लो निकल रहा था, मानो कोई बेशकीमती जेम हो जो आंसू की दोनों पलकों के बीच फ्लोट कर रहा हो। लाइफ सोल फाइन डस्ट, प्राइमोर्डियल बॉडी फाइन डस्ट, करोड़ों गैलेक्सीज इस बाउंडलेस ब्रह्मांड की सिर्फ डस्ट है, और एक छोटा सा डस्ट का पार्टिकल भी एक ट्रिचिलियो कॉजम बन सकता है। आशु ने फाइन डस्ट लाइफ सोल को देखी और फील किया कि उसके शरीर से जबरदस्त स्टेलर फोर्सेस इमिट हो रही थीं। उसी पल एक हवा के झोंके की तरह इंफॉर्मेशन उसके माइंड में एंटर हो गई, जिससे उसे फाइन डस्ट को लेकर मोटा मोटा अंदाजा हो गया। हालांकि उसका नाम फाइन डस्ट था, लेकिन वो असल में एक मिनिएचर स्टार था। अब जब आशु के पास फाइन डस्ट लाइफ सोल और पॉकेट यूनिवर्स लाइफ प्रोविडेंस दोनों मौजूद थे, तो वो स्पेस में या कहें कि स्पेस के थ्रू ट्रैवल कर सकता था। ये काबिलियत कुछ हद तक सिविलाइज्ड कंट्री की एबिलिटी जैसी थी। फर्क बस इतना था कि फाइन डस्ट लाइफ सोल सिर्फ प्लैनेट्स के बीच ट्रैवल करने के लिए काम आती थी। जब तक पॉकेट यूनिवर्स में कोई स्टार मौजूद होता, आशु फाइन डस्ट की एबिलिटी का इस्तेमाल कर उस प्लैनेट तक ट्रैवल कर सकता था। एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी के पास मौजूद प्लैनेट्स जैसे मून, वेनस, जुपिटर, मर्करी, मार्स, सैटर्न, या फिर 28 लूनर मैंशंस से रिलेटेड स्पेशल प्लैनेट पर या उससे भी ज्यादा दूर के प्लैनेट। जब तक वो पॉकेट यूनिवर्स के अंदर आते हैं, आशु फाइन डस्ट के जरिए डायरेक्ट वहां टेलीपोर्ट हो सकता था। हालांकि फाइन डस्ट की एक बड़ी लिमिटेशन थी, इसका कूल डाउन पीरियड बहुत लंबा था। इसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा यूज करने के लिए एक पूरा महीना इंतजार करना पड़ता। आशु ने पहले सोचा कि क्यों ना मून पर जाकर देखा जाए, लेकिन अगले ही पल उसने वो आइडिया छोड़ दिया। इस वक्त उसका शरीर स्पेस में सरवाइव करने लायक नहीं था, और क्योंकि वो एक महीने में केवल एक बार टेलीपोर्ट कर सकता था, अगर वो अभी स्पेस में चला गया तो लौट नहीं पाएगा। ऐसे में दम घुटने से उसकी मौत हो जाती। फाइन डस्ट की एबिलिटी दिखने में तो जबरदस्त लगती है, लेकिन काम की उतनी नहीं लग रही। आशु के मन में खिन्नता सी भर गई। ये चीज बस इंटरस्टेलर ट्रैवल में काम आती है, लेकिन प्लैनेट के अंदर फ्री टेलीपोर्टेशन का ऑप्शन नहीं देती, और अभी तक इंसानों ने पृथ्वी के बाहर किसी भी रहने लायक प्लैनेट का पता नहीं लगाया। तो क्या वहां जाकर मैं मौत को दावत नहीं दूंगा? आशु थोड़ा मायूस था। हालांकि ये बात राहत देने वाली थी कि इंटरस्टेलर टेलीपोर्टेशन के अलावा भी फाइन डस्ट के कुछ खास फायदे थे, जैसे कि स्पीड, स्ट्रेंथ और प्राइमोर्डियल एनर्जी में बेहतरीन एनहांसमेंट। जब रात का आसमान साफ हो और स्टार्स शाइन हो रहे हों, तब वो स्टेलर फोर्सेस की पावर से और भी ज्यादा बूस्ट पा सकता था। दिन में भी ये मुमकिन था, लेकिन दिन के वक्त सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है, जिससे बाकी स्टार्स से मिलने वाला बूस्ट कमजोर पड़ जाता है। उस सिचुएशन में सोलर फोर्स ही मेन ऑगमेंटेशन प्रोवाइड कराती थी। आमतौर पर कहा जाता है कि मिथिकल स्टेज पर आते ही किसी के पास स्पेस में सरवाइव करने की एबिलिटी आ जाती है। ऐसे में फाइन डस्ट की ये एबिलिटी आने वाले वक्त में डेफिनेटली बेहद काम आने वाली थी। यही था फाइन डस्ट का बेसिक फंक्शन, पर इसकी और भी एबिलिटीज को फिगर आउट करना अभी बाकी था। कई एबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज थीं जिन्हें आशु को खुद पता करनी थी। मैं फाइन डस्ट को एडवांस कैसे कर सकता हूं? यही सवाल मन में लिए आशु ने फाइन डस्ट लाइफ सोल को और गहराई से समझने की कोशिश शुरू कर दी। गेम में एंटर होने के बाद आशु ने फाइन डस्ट की इंटरस्टेलर टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को ट्राई करी, और वाकई ये बेहद असरदार निकली। उसकी पलकों के बीच मौजूद फाइन डस्ट पर्पल लाइट से फ्लैश हुआ, और एक ही पल में उसे पॉकेट यूनिवर्स के आधे हिस्से को पार करवाकर एक अनजान छोटे से प्लैनेट तक पहुंचा दिया, जहां वो पहले कभी नहीं गया था। फिर तुरंत ही कूल डाउन मोड शुरू हो गया। अब अगली बार इस एबिलिटी को यूज करने के लिए एक महीने का इंतजार करना पड़ेगा। ये कूलडाउन टाइम तो हद से ज्यादा है। इंटरस्टेलर टेलीपोर्टेशन का एक्सपीरियंस जितना शानदार था, उतना ही झटका देने वाला था। ये एक महीने का वेट टाइम बस एक बार यूज करके पूरे महीने के लिए ब्लॉक। शुक्र है कि आशु ने इसे रियल लाइफ में यूज करने की कोशिश नहीं की थी। अगर वो जल्दबाजी में इसे इस्तेमाल कर बैठता और फिर पता चलता कि अब पूरे महीने तक कुछ नहीं कर सकता, तो वो सिचुएशन जानलेवा भी हो सकती थी। गेम के अंदर लाइफ सोल को लंबे वक्त तक स्टडी करने के बावजूद आशु को फाइन डस्ट को लेवल अप करने का कोई रास्ता नहीं मिला। पॉकेट यूनिवर्स को ऑब्जर्व करके लाइफ सोल को कंडेंस करने वाली पुरानी टेक्निक इस बार किसी काम नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे फाइन डस्ट का नेचर कुछ और ही है।
उसे ग्रो कराने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। आशु, क्या तुम नीलामी में आ रहे हो? मायरा ने आशु को एक मैसेज भेजा। बिल्कुल, आशु ने जवाब दिया। हालांकि सिविलाइजेशन कंट्री भी टेलीपोर्ट करा सकती थी, लेकिन उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थीं। इसीलिए अर्थ एस्केप माउंट कहीं ज्यादा यूजफुल था। अगर बोली जीतने में नाकाम भी रहे, तब भी इतनी बड़ी नीलामी में शामिल होकर नजरिया तो जरूर ही बढ़ेगा। आखिरकार 6 हीरो फैमिलीज को एक साथ देखना कोई मामूली बात नहीं था। आने से पहले मुझे जरूर बता देना, मायरा ने कहा। मैं तुम्हारे रुकने का इंतजाम करवा दूंगी। इस बार नीलामी में बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। तुम्हारे लिए बाहर ठहरना आसान नहीं होगा। चाहो तो तुम हमारे फैमिली कोर्टयार्ड में ठहर सकते हो। ठीक है। आशु ने औपचारिकता निभाने का कोई इरादा नहीं रखा। मायरा का इस तरह कुछ देर बातें करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ये चैटिंग 10 मिनट से ज्यादा नहीं चली। फिर अचानक मायरा की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, जैसे वो अचानक ऑफलाइन हो गई हो। क्या वो अपने परिवार से छुपकर फोन इस्तेमाल कर रही थी? आशु के मन में ये बात आई। आहूजा परिवार के लिए मायरा की अहमियत बहुत ज्यादा थी। उसके हर एक कदम की सख्त निगरानी रखी जाती थी। बहुत सी चीजें उसके कंट्रोल में नहीं थी। ये सब देखकर लगता है बहुत स्पेशल होना हमेशा अच्छा नहीं होता। आशु ने सोचा, मायरा और महक जैसे लोग वो एबिलिटीज रखते हैं जिनका और लोग सपना देखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वाकई खुश हों। सुबह के वक्त आशु करिश्मा को लेकर टहलने निकला। वैसे वो हर सुबह ही बग्घायन ही वक्त निकालकर उसे बाहर घुमाने ले जाता था, ताकि वो ह्यूमन सोसाइटी से ज्यादा घुल मिल सके। थॉमस कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनके बच्चे थे, लेकिन वे ज्यादातर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे। आशु शायद पहला सेकेंड ईयर स्टूडेंट था जिसके पास एक बच्चा था। शुक्र है कि कॉलेज में सभी को अवंतिका के साथ आशु के रिश्ते के बारे में पता था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। आशु उसे लेकर सक्शाह क्लब के एक्टिविटी रूम पहुंचा। वहां समायरा ने करिश्मा की तरफ इशारा करते हुए कहा, आशु, करिश्मा के कपड़े थोड़े छोटे लग रहे हैं। लगता है अब उसे नए कपड़े दिलाने का वक्त आ गया। वाह! तभी आशु का ध्यान गया कि करिश्मा के कपड़े सच में थोड़े छोटे और टाइट हो गए थे। बच्चे बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। सिर्फ 1 महीने में ही उसने काफी लंबाई पकड़ ली थी। तुम तो अभी खुद लड़के हो, करिश्मा की ठीक से देखभाल कैसे कर पाओगे? क्यों ना कोई केयरटेकर रख लो जो उसकी देखभाल कर सके। समायरा ने सजेशन दिया, जरूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। आशु ने जवाब दिया। वो नेचुरली करिश्मा की जिम्मेदारी किसी और को नहीं सौंप सकता था। किसे पता किसी के मन में कब खोट आ जाए। रोहन ने सरप्राइज होकर पूछा, आशु, क्या करिश्मा वाकई तुम्हारी बेटी है? काश ऐसा होता। आंसू ने थोड़ा मजबूर सा होकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर करिश्मा सच में उसकी बेटी होती तो वो अवंतिका से कहकर उसकी देखभाल में मदद ले सकता था। लेकिन अफसोस, हकीकत कुछ और थी। अब चाहे जितनी भी परेशानी हो, करिश्मा की देखभाल उसी को करनी थी। ये बच्ची कितने साल की है? रोहन ने कहा। मेरे एक रिश्तेदार का बेटा इससे थोड़ा छोटा है, लेकिन वो तो मम्मी पापा बोलने लगा है। ये अब तक एक वर्ड भी नहीं बोलती। तुमने सिखाया नहीं क्या? वो करिश्मा को चिढ़ाने के अंदाज में बोला। करिश्मा अंकल बोलो अंकल। करिश्मा स्टूल पर शांत बैठी रही। उसकी आंखों में या चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया था, जिस वजह से रोहन को अचानक खुद ही अजीब सा लगने लगा। इसीलिए उसने जबरदस्ती हंसकर बात वहीं खत्म कर दी। करिश्मा, मैं जरा बाथरूम जा रहा हूं, तुम यहीं रुको, कोई शरारत मत करना। ठीक है। आंसू का करिश्मा को साथ ले जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ना सेफ रहेगा। जाते जाते उसने समायरा से खास तौर पर कहा, करिश्मा का ध्यान रखना, कोई उसे परेशान ना करे। आंसू के जाते ही ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि क्लब रूम में एक और स्टूडेंट आया, मगर जैसे ही उसने करिश्मा को स्टूल पर बैठा देखा, वो ठिठक गया। यहां एक बच्ची क्या कर रही है? उस लड़के ने हैरान होकर सवाल करते हुए पूछा। ये बच्ची आशु ने अडॉप्ट की है, रोहन ने कहा। जब उसने देखा कि सामने नूप खड़ा था। नूप एक नया फ्रेशर था जो अभी हाल ही में सक्शाह क्लब में शामिल हुआ था, जो आशु से पहले कभी नहीं मिला था। अरे तो ये हैं फेमस सीनियर आशु की बच्ची। मुझे नहीं लगा था कि वे प्रैक्टिस के मामले में इतने टैलेंटेड और साथ ही इतने केयरिंग भी होगे उनकी। तो मोरल और टेक्निकल दोनों ही क्वालिटी से स्ट्रांग है, कहते हुए नुप आगे बढ़ा और करिश्मा के गालों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। ये बच्ची तो बहुत क्यूट है, इसका नाम क्या है? लेकिन करिश्मा ने 2 कदम पीछे हटते हुए नुप का हाथ डॉज कर लिया।
ये बच्ची अनजान लोगों से डरती है, उसे मत डराओ। समायरा ने करिश्मा को पीछे खींचते हुए नुप से कहा। बच्चे तो थोड़े चंचल होने चाहिए, जब ज्यादा लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगे तो अपने आप डरना बंद कर देंगे। नुप ने कहते हुए अपनी पायन किट्स में हाथ डाला और उसमें से बहुत सारी कैंडीज निकाल ली। लो, ये कैंडीज एकदम हाई क्वालिटी की हैं और बहुत टेस्टी भी मुझे। अंकल कहो, और सारी तुम्हारी इस पर भी। करिश्मा ने बस खामोशी से नुप की तरफ देखा। जब करिश्मा के चेहरे पर उसे कोई दिलचस्पी नहीं दिखी तो नुप ने एक कैंडी का रैपर खोला और उसे खुद अपने मुंह में डालकर चबाने लगा। चबाते हुए बोला, खुशबूदार है और मीठी भी। ये वाला तुम्हारे लिए है, पहले टेस्ट तो करो। लेकिन करिश्मा ने हाथ तक नहीं बढ़ाया। वो बस उसी तरह बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखती रही। इस बच्ची को क्या हो गया है? नूप ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। उसने कई बच्चों को देखा था, मगर करिश्मा जैसी तो कोई भी नहीं थी। कुछ इंट्रोवर्ट और डरे हुए बच्चे भी अगर सामने से चीज ना लें या डर जाए, तब भी उनके चेहरे पर कोई ना कोई एक्सप्रेशन तो जरूर आता है। बिल्कुल यूं एक्सप्रेशनलेस चेहरा नहीं होता। मगर करिश्मा तो जैसे उसे देखकर भी नजरअंदाज कर रही थी, ना डरी ना ही कुछ कहा। तुम्हें कैंडी पसंद नहीं है क्या? मेरे पास और भी कई ट्रीजर हैं, देखते हैं तुम्हें इनमें से कुछ पसंद आता है क्या। कहते हुए नूप ने अपना बैग खोला और उसमें से एक राइटल ड्रम, छोटी पिस्टल डोलबेल और दूसरे खिलौने निकाले। उसने एक एक करके सारे टेबल पर सजा दिए। देखो ये कितना मजेदार है, लो, ये लो। नूप ने राइटल ड्रम हिलाते हुए करिश्मा के सामने उसे दिखाया, मगर करिश्मा अब भी बस उसी तरह उसकी तरफ देखती रही। बिल्कुल भी उसे लेने का कोई इरादा नहीं था। क्या ये बच्ची बाहरी और गूंगी है? नुप ने निराश लहजे में पूछा। किसे बाहरी और गूंगी कह रहे हो? ये अभी बहुत छोटी है, बोलना भी ठीक से नहीं जानती। वैसे तुम्हारे पास इतने बच्चों वाले खिलौने कहां से आए? लाए कहां से? रोहन ने पूछा। मैंने खरीदे हैं, सोचा था हॉलीडेज में अपनी भतीजी के लिए ले जाऊंगा खेलने को। लेकिन लगता है इन चीजों से तो किसी बच्ची का भी ध्यान नहीं खींचा जा सकता। नुप ने हारे हुए लहजे में कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने थॉटफुल होगे। सच में भतीजी का इतना ख्याल रखते हो? रोहन ने हंसते हुए कहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या लेना चाहिए, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लिया। अब लग रहा है ये सब बेकार है। ये कहते हुए नूप ने खिलौने उठाए और करिश्मा की तरफ बढ़ा दिए। चलो देखो तो सही, ये पसंद है तुम्हें? नूप ने बहुत कोशिशें की, मगर करिश्मा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जैसे ही नुप उम्मीद छोड़ने ही वाला था, करिश्मा ने अचानक अपनी उंगली नुप के बैग की तरफ उठाई। इस पर नुप खुशी से उछल पड़ा। क्या चाहिए अंकल, देंगे तुम्हें। करिश्मा ने अपनी नन्ही उंगली से अब भी बैग की तरफ ही इशारा किया। नूप ने बैग पूरा उलटकर सारी चीजें बाहर निकाल दी और करिश्मा से बोला, बताओ इनमें से कौन सी चाहिए, खुद ले लो। करिश्मा ने धीरे से हाथ बढ़ाया और एक चीज उठा ली। जब नूप ने देखा कि करिश्मा ने क्या पकड़ा है, तो वो एक पल के लिए चौंक गया। अजीब है, ये चीज बैग में आई कैसे? कहीं मैंने सामान रखते वक्त गलती से इसे भी अंदर डाल तो नहीं दिया? ये तो नूप पहले तो करिश्मा को रोकना चाहता था, मगर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उसे वो चीज उठाने दी। वो एक नेकलेस था जिसमें कई रूबी जड़े हुए थे, जो देखने में बेहद खूबसूरत और प्रेशियस लग रहा था। हालांकि अब जेम्स की वैल्यू पहले जितनी नहीं रही थी, फिर भी ये नेकलेस साफ तौर पर एक हाई क्वालिटी का आइटम था। डायमेंशनल स्टोन्स से पहले तो इसकी कीमत शायद कई 100 करोड़ में होती, और अब भी इसकी कुछ तो वैल्यू जरूर थी। आखिरकार इस तरह के जेम्स आज भी बहुत रेयर होते हैं। लड़कियां तो लड़कियां ही होती हैं। देखो कैसे बचपन से ही खूबसूरत चीजों को पहचानने लगती हैं। देखो तो सही, कितनी सुंदर ज्वेलरी चूज की है इसने। वैसे नुप, ये नेकलेस असली है क्या? रोहन ने पूछा। असली कैसे हो सकता है? ये तो बस एक रेप्लिका है। अगर उसे पसंद है तो खेलने दो, नुप ने कहा। यह तो अच्छा है। समायरा ने करिश्मा का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ ले जाकर बोली, करिश्मा, मैं तुम्हें ऐसे पहनाती हूं। करिश्मा ने चुपचाप अपने हाथ की पकड़ ढीली कर दी। फिर समायरा ने वो नेकलेस लिया और उसे करिश्मा के गले में पहनाते हुए कहा, करिश्मा, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। लेकिन करिश्मा ने रिएक्ट नहीं किया। उसने बस नेकलेस पहना और बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ी रही, मानो कोई रोबोट हो। नुप ने खिलौनों में से एक पर्ल नेकलेस निकाला और करिश्मा से कहा, यह नेकलेस भी अच्छा है ना क्या? तुम्हें और चाहिए अंकल के पास? इससे भी ज्यादा बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। आओ अंकल की गोद में आओ, मैं तुम्हें बहुत सारी एक से बढ़कर एक ज्वेलरी दूंगा।
लेकिन करिश्मा फिर भी टस से मस नहीं हुई। उसने अपना सिर एक तरफ घुमा लिया, जैसे उसे उसकी बातें झुंझलाहट पैदा कर रही हों। नुप की आंखों के कोने फड़क उठे और उसने मन ही मन सोचा, ठीक है, एहसान फरामोश मेरी चीजें लेकर अब मुझे ही नजरअंदाज कर रही हो। पर नुप ने जितनी भी कोशिश की, जितना भी बहलाया फुसलाया, करिश्मा ने उसकी एक ना सुनी। नुप, लगता है बच्चों में तुम्हारी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, अब उसे परेशान करना बंद करो, रोहन ने कहा। लगता तो ऐसा ही है। नुप ने सिर हिलाया, लेकिन तभी अचानक उसने हाथ बढ़ाकर करिश्मा को जबरदस्ती उठा ली। नुप, ऐसा मत करो, तुम करिश्मा को डरा दोगे, समायरा ने माथे पर सिलवटें डालते हुए कहा और करिश्मा को वापस लेने के लिए आगे बढ़ी। नुप 2 कदम पीछे हटा और पुफ की आवाज के साथ उसके शरीर से सफेद धुआं निकलने लगा। जैसे ही धुआं अलग हुआ तो नुप और करिश्मा दोनों वहां से गायब थे। आशु को बता देना कि अगर वो इस लड़की को जिंदा देखना चाहता है तो उसे अकेले माउंट ड्रैगन टाइगर आना होगा। एक आवाज गूंजती रही, लेकिन नुप कहीं नजर नहीं आया। समायरा और रोहन के चेहरे एकदम सख्त हो गए। वे तुरंत बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन नुप और करिश्मा का कोई नामो निशान नहीं था। उसी पल आंसू वहां आता दिखाई दिया, जिसे देख रोहन ने तुरंत कहा, आंसू, बहुत बुरी खबर है, करिश्मा किडनैप हो गई है। समायरा ने घबराकर कहा, चलो उसका पीछा करते हैं, वो अब भी कैंपस से बाहर नहीं निकला होगा। जरूरत नहीं है, पीछा करने से कुछ नहीं होगा, हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। उस इंसान का नाम नुप है ना। आंसू पहले ही पूरी सिचुएशन देख चुका था। उसे डर था कि करिश्मा के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो लगातार ट्रूथ लिसनर की मदद से उस पर नजर रखे हुए था। आशु ने एक्टिविटी रूम में जो कुछ हुआ सब देखा था, लेकिन उसने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नुप अचानक ऐसी कोई ट्रिक इस्तेमाल करेगा। उसे रोकने का मौका तक नहीं मिला। हाँ, उसका नाम नुप है, वो एक फ्रेशर है, अभी हाल ही में क्लब में शामिल हुआ था। मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आशु, मुझे माफ कर दो, मैं भी तुम्हारे साथ माउंट ड्रैगन टाइगर चलती हूं। चाहे जो भी हो, मुझे करिश्मा को बचाना ही होगा। समायरा खुद को इस सब का जिम्मेदार मान रही थी, क्योंकि आशु ने उससे करिश्मा का ध्यान रखने को कहा था और करिश्मा उसकी आंखों के सामने से किडनैप कर ली गई थी। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता है करिश्मा को किसने उठाई है। सब ठीक हो जाएगा, खुद को ब्लेम मत करो। जब 6 परिवार तक उसे किसी चीज को चुराने से नहीं रोक सके तो तुम क्या कर लेती, आशु ने कहा। दूसरी तरफ अनूप करिश्मा को महिम सिटी से बाहर ले गया और एक जायंट ईगल की पीठ पर सवार होकर फॉरेस्ट की तरफ उड़ चला। चाहे रोशन खुद भी उसके पीछा करने का ऑर्डर इशू कर देता, तब भी शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। हे छोटी लड़की, जब तुम मेरे हाथ में हो तो मुझे कोई डर नहीं कि वो कमीना आशु माउंट ड्रैगन टाइगर नहीं आएगा। अनूप ने बगल में बैठी करिश्मा की ओर देखा। आम हालात में कोई भी बच्चा ऐसी सिचुएशन में डर के मारे रोने लगता, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि करिश्मा के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो पहले जैसी ही काम थी। वो जायंट ईगल की पीठ पर एकदम आज्ञाकारी ढंग से बैठी थी। मामूली बच्चों के उलट उसे ऊंचाई से भी कोई डर नहीं लग रहा था। क्या ये बच्ची इडियट है? अनूप को यकीन हो चुका था कि करिश्मा के दिमाग में जरूर कोई गड़बड़ है। कोई मामूली बच्चा इतना काल्म कैसे रह सकता है? 1 साल की तो छोड़ो, 11-12 साल का बच्चा भी ऐसी हालत में तो जरूर रो पड़ता। आओ, ये नेकलेस मुझे दो, मैं तुम्हारे लिए इसे चेंज कर देता हूं। करिश्मा को थोड़ी भोली भाली देखकर अनूप का उससे कुछ कहने का मन नहीं हुआ। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन से नेकलेस उतारने की कोशिश की। यह नेकलेस मामूली बिल्कुल नहीं था। यह रेड्डी परिवार का एक बेशकीमती ट्रीजर था। भले ही यह कोई डायमेंशनल आइटम नहीं था, लेकिन डायमेंशनल स्टोर्म से पहले यह बहुत मशहूर हुआ करता था। इस नेकलेस को क्यूपिड्स गिफ्ट कहा जाता था। डायमेंशनल स्टोर्म से पहले कई देशों की रानियों ने इसे पहना था, जिस वजह से ये एक बेशकीमती खजाना माना जाता था। लेकिन इस नेकलेस का एक और नाम था, विडो क्वीन। शुरुआत में यह नेकलेस एक राजा ने अपनी रानी को तोहफे में दिया था। उस राजा ने अपनी रानी के प्रति प्रेम जताने के लिए तब का सबसे बेहतरीन रूबी सर्च किया था। फिर एक काबिल कारीगर ने उसे तराश कर और सेटिंग करके क्यूपिड्स गिफ्ट तैयार किया। मगर किसे पता था कि वो खुशहाल पल ज्यादा दिन टिकेंगे? नहीं, नेकलेस देने के कुछ ही वक्त बाद राजा बीमारी से चल बसा और रानी एक रीजेंट क्वीन बन गई। बाद में यह नेकलेस कई और लोगों के पास गया। इसके ज्यादातर मालिक रानियां ही थीं,
और उनमें से सभी ने अपने पतियों को खो दिया। जब अनूप रेड्डी परिवार के अंदर कुछ चुराने गया था तो उसे ये क्यूपिड्स गिफ्ट गलती से दिख गया था और उसने इसे ही चुरा लिया। हालांकि ये कोई डायमेंशनल आइटम नहीं था, लेकिन ये बहुत सी औरतों को बेहद पसंद आता था। खास तौर पर उन्हें जो अमीर थीं, पावरफुल थीं और शादीशुदा थीं। ऐसी कई महिलाएं इसे खरीदने के लिए ऊंची कीमत देने को तैयार रहतीं। अनूप जानता था कि एक लोकल रईस घराने की एक अमीर महिला काफी वक्त से इस नेकलेस को ढूंढ रही थी। अगर वो इसे उसे दे दे तो बदले में उसे ढेर सारे रिसोर्सेज मिल सकते थे। अनूप का प्लान था कि फ्यूचर में इस नेकलेस की नीलामी कराएगा, इसलिए वो इसे वाकई में करिश्मा को देने का इरादा बिल्कुल नहीं रखता था। जब अनूप ने नेकलेस उतारने की कोशिश की तो करिश्मा ने नेचुरली मना कर दिया और पीछे हट गई। लेकिन वे इस वक्त जायंट ईगल की पीठ पर बैठे थे और जैसे ही करिश्मा पीछे हटी, उसका शरीर गिरने की कगार पर पहुंच गया। अनूप ने फौरन उसे खींचकर वापस खड़ा कर लिया और गिरने से बचा लिया। छोड़ो, अभी पहनने दो, इसे अनूप ने मन ही मन सोचा। आखिरकार करिश्मा तो उसी के कब्जे में थी, वो कहीं जा तो नहीं सकती थी। जब ये नेकलेस पहन पहनकर बोर हो जाएगी तब उतार लेना कोई मुश्किल नहीं होगा। जबरदस्ती उतारने की जरूरत ही क्या है। आशु शाह, उस हरामी ने पिछली बार मुझे जितना सताया था, इस बार मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। अनूप ये प्लान काफी समय से बना रहा था। उसने खुद को एक स्टूडेंट के भेस में छिपा लिया था और थॉमस कॉलेज में घुस गया था। यहां तक कि वो सकशाह क्लब में भी शामिल हो गया, बस ये सोचकर कि किसी तरह आशु को माउंट ड्रैगन टाइगर तक ले जाया जा सके। अर्थ एलिमेंटल बीस्ट की नीलामी आहूजा परिवार के माउंट ड्रैगन टाइगर में हो रही थी। अनूप को भी उस बीस्ट में खास दिलचस्पी थी, लेकिन जाहिर है वो इसे खरीदने के लिए पैसे खर्च करने वाला नहीं था। उसका इरादा तो नीलामी से पहले ही इसे चुरा लेने का था। अनूप पहले भी एक बार कोशिश कर चुका था, लेकिन आहूजा परिवार से कुछ चुराने के बाद उन्होंने उसके खिलाफ कई सिक्योरिटी मीजर सेटअप कर लिए थे। पिछली बार तो वो लोग उसे लगभग रंगे हाथों पकड़ ही लेते। अनूप समझ चुका था कि इस बार अर्थ एलिमेंटल बीस्ट चुराना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने किसी को साथ लेने का प्लान बनाया। और तभी उसके दिमाग में आंसू का ख्याल आया। उसने सोचा, करिश्मा को बंधक बनाकर वो आंशु को मजबूर कर सकता है कि वो उसके लिए बीस्ट चुरा लाए। उस हरामी ने पिछली बार मुझे कितनी मुसीबत में डाला था, इस बार मैं उसे आसानी से नहीं निकलने दूंगा। सारा गंदा काम वही करेगा, और जब आखिरी में मैं अर्थ एलिमेंटल बीस्ट हासिल कर लूंगा तब मैं उससे सारा नाता तोड़ दूंगा। अनूप ये सोचते ही खुद को रोक नहीं पाया। उसके चेहरे पर जीत की एक घमंडी मुस्कान छा चुकी थी और फिर वो जोर से हंस पड़ा। हाँ, अनूप दिल खोलकर हंसा, लेकिन हंसते हंसते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदसूरत हो गए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो हंसना बंद ही नहीं कर पा रहा था। मैं मैं ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हा। अनूप का हंसना रुक ही नहीं रहा था। उसके होंठ हंसी से ऐंठने लगे, लेकिन फिर भी हंसी थम नहीं रही थी। उसने अपना मुंह हाथ से ढकने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा वो और भी अजीब और बुरी हालत में लगने लगा, मानो कोई चोरी छिपे पागलों की तरह हंस रहा हो। कुछ देर बाद अनूप की हंसी आखिरकार थमी। ये क्या था? क्या आंशु ने कोई चाल चली है? क्या उसे पता चल गया है कि मैंने करिश्मा को किडनैप करी है और अब वो मुझे किसी तरह से परेशान कर रहा है? अनूप ने फौरन अपना शरीर चेक किया, लेकिन उसे किसी भी तरह की कर्ज जैसी कोई पावर महसूस नहीं हुई। कोई कर्ज तो नहीं है? तो क्या मैं बस ज्यादा खुश हो गया था? उसने अपनी अंगूठी की तरफ देखा, जिसे कहा जाता था प्योरिफिकेशन रिंग, जो फिलहाल बिल्कुल शांत थी, जिससे अनूप और भी उलझन में पड़ गया। जब से वो आंशु की उस चाल में फंसा था, अनूप ने खुद को किसी भी कर्ज से बचाने के लिए कई सॉल्यूशन ढूंढे थे। उसने इस प्रॉब्लम के लिए कई कंपेनियन बीस्ट्स भी हासिल किए थे, और उन्हीं में से एक का मैनिफेस्टेशन थी ये प्योरिफिकेशन रिंग। हालांकि ये प्योरिफिकेशन रिंग हर तरह के कर्ज को रिमूव नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर वो किसी कर्ज के इन्फ्लुएंस में आता तो ये तुरंत रिएक्ट करती। कर्ज को डिटेक्ट करने के लिए ये बेहद यूजफुल साबित होती थी। अब जब प्योरिफिकेशन रिंग ने कोई रिस्पाइनेंस नहीं दिया, तो इसका मतलब था कि अनूप पर कोई कर्ज नहीं था। उसने एक बार फिर बारीकी से अपना शरीर चेक किया, लेकिन उसे कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं मिली। उसकी हंसी अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी। लगता है मैं सच में ज्यादा खुश हो गया था। अनूप ने कुछ पल सोचा और उसे ये बात मुमकिन लगी।
उसने पहले भी कुछ लोगों को देखा था जिन्हें कभी कभी अचानक उसकी तरह अनकंट्रोलेबल हंसी आ जाती थी। उसी दौरान उड़ान के बीच थोड़ी देर बाद भूख करिश्मा ने अचानक कहा, तो तुम बोल भी सकती हो। अनूप अवाक रह गया और हैरानी से करिश्मा की तरफ देखने लगा, लेकिन करिश्मा ने अब कुछ नहीं कहा। वो बस अनूप की ओर एक तक देखती रही। ठीक है बयान, इन शो मौके आगे जो सिटी है वहां पहुंचते ही किशकोदे ही तुम्हें कुछ खाने को दिला दूंगा। अनूप ने जायंट ईगल को कंट्रोल करते हुए नजदीकी सिटी की तरफ उड़ान भरी। सिटी में पहुंचने के बाद अनूप करिश्मा को लेकर विंडो शॉपिंग करने लगा। चलते चलते करिश्मा एक डेजर्ट शॉप के सामने रुक गई और अंदर की तरफ इशारा किया, ये बताने के लिए कि वो कुछ मीठा खाना चाहती है। लेकिन अनूप ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, इन बिना न्यूट्रिशन वाली चीजों में ऐसा क्या खास है? और फिर एक घोडली थीफ होकर मैं खाना खरीद कर पैसे दूं? मैं तुम्हें एक फ्री मील दिलाता हूं। करिश्मा एक्सप्रेशनलेस होकर अनूप के पीछे पीछे चलती रही। यही बात अनूप को सबसे ज्यादा पसंद आई थी। भले ही करिश्मा थोड़ी अजीब थी, लेकिन वो ना रोती थी ना शोर मचाती, और इसी वजह से अनूप को उसकी वजह से ज्यादा झंझट नहीं उठाना पड़ा। कुछ देर घूमने के बाद अनूप करिश्मा को लेकर एक होटल में पहुंच गया। होटल काफी हाई एंड लग रहा था और वहां अच्छी खासी रौनक भी थी। मगर एक बात अजीब थी, होटल के एंट्रेंस पर कई फूलों की मालाएं और शोक संदेश वाले बैनर लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी का फ्यूनरल हो रहा हो या किसी का श्रद्धांजलि समारोह चल रहा हो। करिश्मा, जिंदगी का एक सबक याद रखना, बाकी सब बातें बाद में, लेकिन खाने के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, वरना यूं समझ लेना कि इस दुनिया में आकर कुछ हासिल नहीं किया। ये सिटी भले ही नामी नहीं है, लेकिन यहां की 8 बाउल डिश बिल्कुल ऑथेंटिक है। ऐसी चीजें और कहीं मिलना मुश्किल है। चलो अंदर चलते हैं। अनूप ने करिश्मा का हाथ पकड़ा और अंदर ले गया। जब वो होटल के एंट्रेंस पर रिसेप्शन एरिया में पहुंचा तो उसने ऐसे हाथ घुमाया जैसे कोई जादूगर ट्रिक कर रहा हो, और एक व्हाइट बैग अचानक उसके हाथ में आ गया। फिर वो पूरे रौब के साथ करिश्मा को लेकर अंदर दाखिल हुआ। रिसेप्शनिस्ट उसे पहचानते नहीं थे, लेकिन ये जगह बहुत बड़ी थी। 100 से भी ज्यादा टेबल थीं, तो किसी अनजान का वहां होना कोई अजीब बात नहीं थी। जल्दी ही किसी ने अनूप के लिए एक टेबल का इंतजाम कर दिया। थोड़ी देर में टेस्टी खाना आएगा। तुम अगर आशु के साथ रहोगी तो हमेशा परेशान ही रहेगी। अभी तक तुम्हें कुछ भी टेस्टी खाने को नहीं मिला होगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहो तो चाहे माउंटेन्स की चीजें हों, समंदर की हों या जमीन की, तुम्हें सिर्फ बेस्ट ही मिलेगा। बस शराफत से मेरे साथ चलती रहो, गारंटी है कभी पछतावा नहीं होगा। अनूप ने धीमे से करिश्मा से कहा। बगल में बैठे कुछ लोग अनूप को पहचानते नहीं थे, लेकिन एक दोस्ताना सा आदमी जो काफी मिलनसार लग रहा था, मुस्कुराते हुए बोला, भाई साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि आप तो बहुत जगह घूम चुके हो। जी बिल्कुल, अनूप ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। मैं डींग नहीं मार रहा, लेकिन फेडरेशन के चारों डिस्ट्रिक्ट्स की छोटी बड़ी लगभग हर सिटी में जा चुका हूं। बातों के मामले में अनूप उस मिलनसार आदमी से भी 2 कदम आगे था। थोड़ी ही देर में वो अपनी टेबल पर बैठे लोगों से गहरी बातचीत में लग गया। साथ ही उसने ये भी पता कर लिया कि ये श्राद्धा समारोह किसका हो रहा है। देखने से ही साफ था कि ये कोई आम परिवार की रस्म नहीं थी, बल्कि इलाके के सबसे ताकतवर घरानों में से एक की थी। इस परिवार के 4 भाइयों में से 3 इपिक स्टेज पर पहुंच चुके थे और उन्हें रोहिला परिवार के 3 हीरो कहा जाता था। ऐसे छोटे शहर में वो लोग रियल टॉप लेवल अमीर माने जाते थे। कुछ ही दिन पहले उनके पिता की मौत हुई थी। ये पूरा अरेंजमेंट उन्हीं की अंतिम विदाई के लिए था और इलाके के सारे नामी लोग इज्जत देने आए थे। वो बुजुर्ग जब जिंदा थे तो उनके अच्छे खासे दोस्त और मजबूत सोशल रिलेशंस थे, इसीलिए वहां काफी भीड़ थी। जो लोग दूर दराज से आए थे वो बाहर एक्स्ट्रा टेबल्स पर बैठे थे, वहीं जिनके पास इनविटेशन था उन्हें सामने की सीटें दी गई थीं। कुछ ही देर बाद एक एंकर स्टेज पर आया और बोलने लगा, प्यारे दोस्तों और मेहमानों, आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं हमारे चाहते बुजुर्ग मास्टर रोहिला की याद में। एंकर दुख भरी आवाज में स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। वहां मौजूद सभी लोग सीरियस और शोक में डूबे चेहरों के साथ चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। इसी दौरान एकदम से माहौल में एक अनचाहा ठहाका गूंजा। हाहा, एक पल में ही सबकी नजरें उस हंसी की डायरेक्शन में घूम गईं। अनूप का चेहरा तमतमा गया। उसे खुद समझ नहीं आया कि वो अचानक क्यों हंस पड़ा। ना तो उसने ऐसा चाहा था और ना ही हालात इसकी इजाजत देते थे।
उसने झट से चेहरा ढक लिया और मासूमियत से देखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रोहिला परिवार के बड़े बेटे ने स्टेज पर खड़े एंकर को इशारा किया कि वो कंटिन्यू रखे। ऐसे वक्त पर माहौल खराब करना ठीक नहीं था। अगर कुछ कहना सुनना भी था तो उसे फ्यूनरल खत्म होने तक टालना जरूरी था। हमारे प्यारे बुजुर्ग मास्टर रोहिला दरियादिल और मददगार इंसान थे। ऑफिस में एक अच्छे बॉस, घर में एक बेहतरीन हस्बैंड और डैड। हाँ हाँ, फिर वहीं हंसी गूंजी। इस बार और भी जोर से। इस बार पूरे हॉल की नजरें एक साथ घूमकर वहीं टिक गईं, जहां अनूप बैठा था। रोहिला परिवार के मेंबर्स की आंखों में अब बेइंतहा गुस्सा और नाराजगी झलक रही थी। अनूप का चेहरा काला पड़ गया। उसके चेहरे पर एकदम मासूम सी लाचारी थी। उसे सच में हंसना नहीं था, लेकिन जैसे कोई अनजाना फोर्स उसे हंसने पर मजबूर कर रहा हो। अभी कुछ पल पहले जब उसने मुंह ढक लिया था, तब बात संभल गई थी, लेकिन अब हंसी दबाने पर भी रुक नहीं रही थी। उल्टा वो और भी भद्दा लग रहा था, जैसे किसी की मौत पर मजाक उड़ाते हुए ठहाके छिपाने की कोशिश कर रहा हो। अबे साले, तू यहां मजाक उड़ाने आया है? रोहिला ब्रदर्स में से एक अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उनके साथ खड़े रिश्तेदार और जान पहचान वाले भी भड़क उठे। चंद सेकंड में हॉल में बैठे सैकड़ों लोग खड़े हो गए और अनूप को चारों तरफ से घेर लिया। हर चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। मैं हाँ हाँ हाँ, मैं सच में हंसना नहीं चाहता। हाँ हाँ, मैं हाँ। अनूप की हंसी और आवाज आपस में गड्डमड्ड हो गई थी। वो कोशिश कर रहा था कुछ समझाने की, लेकिन हर शब्द के साथ अनकंट्रोलेबल हंसी उसके मुंह से फूट रही थी, जैसे उसका खुद पर जरा भी काबू नहीं रहा हो। मार डालो इस हरामी को। रोहिला ब्रदर्स का गुस्सा अब अपनी हदें पार कर चुका था। बाकी लोग भी अब और बर्दाश्त नहीं कर सके और पूरे जोश में अनूप की तरफ झपट पड़े। हॉल में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। जब अनूप किसी तरह सूझा हुआ चेहरा लेकर वहां से भागा, तब उसे ध्यान ही नहीं था कि करिश्मा भी चुपचाप उसके पीछे पीछे बाहर निकल आई थी। वो अब होटल के बाहर थे। अनूप ने करिश्मा को झट से उठाई और दौड़ पड़ा। पीछे से भीड़ अब भी चिल्ला रही थी, इसको मत छोड़ो, जान से मारो इसे। हाँ हाँ, हे भगवान, हाँ, मुंह पर मत मारो। हाँ, ये लोग तो इन्हें तो कोई रूल्स ही नहीं पता। हाँ, इन्हें कुछ नहीं आता। भीड़ से किसी तरह बच निकलने के बाद भी अनूप हंस रहा था। उसका चेहरा सूजकर बुरी हालत में था, और जब वो हंसता तो उसके झकमों में खिंचाव होता, जिससे उसकी हंसी तक दर्द में बदल जाती और चेहरा और भी तकलीफ भरा लगने लगता। लेकिन फिर भी वो हंस रहा था, जैसे ये हंसी अब उसके बस में नहीं रही थी। क्या यार, ये हंसी रुक क्यों नहीं रही? अनूप ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अब हंस नहीं रहा था। ये बात उसे और ज्यादा घबराने वाली लगी। क्या चल रहा है? ये सब उसने चौंक कर करिश्मा की तरफ देखा, जो पास ही एक केक शॉप की तरफ उंगली उठाकर बोली, भूख ये बच्ची कितनी बड़ी है? भी अनूप के मन में झुंझलाहट भरी सोच चली। नहीं, इसकी वजह से तो नहीं हो सकता। फिर अचानक शक की एक लहर उसके जहन में उठी। कहीं स्कूल टाइम में कोई तबू तो नहीं तोड़ दिया था, जो अब असर कर रहा हो। हालात ऐसे थे कि अब वो मुफ्तखोरी करके वहां से निकलने वाला नहीं था। मजबूरी में अनूप ने करिश्मा को उस केक शॉप में ले जाकर उसके लिए डेजर्ट खरीद दिया। करिश्मा चुपचाप केक खा रही थी और साथ साथ अनूप के जख्मी चेहरे को देख रही थी। अनूप ने भी एक बाइट लिया, लेकिन जैसे ही केक उसके मुंह के किनारे के कटे हुए हिस्से से टकराया, जख्म में दर्द की लहर दौड़ गई और उसके मुंह के कोने फड़क उठे। चेहरे पर खीज और तकलीफ की परछाई लिए उसने घूरते हुए कहा, क्या देख रही हो? ये मत समझना कि मैं उनसे कमजोर हूं। उंगली घुमाकर उन सबको खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं प्रोफेशनल हूं, कोई डाकू नहीं, समझी? करिश्मा ने चुपचाप सिर झुका लिया और डेजर्ट खाना जारी रखा। अनूप को समझ नहीं आया कि उसने उसकी बात समझी भी या नहीं। उधर आंसू को अब पता चल चुका था कि अनूप करिश्मा को अपने साथ ले गया है और उसे माउंट ड्रैगन टाइगर जाने के लिए फोर्स कर रहा है। हालांकि उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि अनूप करिश्मा को नुकसान पहुंचाएगा। अनूप ऐसा इंसान नहीं था जो किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा सके। इसके अलावा वैसे भी आंशु खुद भी माउंट ड्रैगन टाइगर ही जाने की सोच ही रहा था, तो जल्दी पहुंच जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अनूप चाहता है कि मैं माउंट ड्रैगन टाइगर पर उससे मिलूं। देखने से तो लगता है कि उसकी नजर अर्थ एलिमेंटल बीस्ट पर है, आंशु ने सोचा। लेकिन उसके मन में एक हल्की सी फिक्र बनी रही, मगर यह फिक्र करिश्मा के लिए नहीं, बल्कि अनूप के लिए थी।
अनूप को करिश्मा की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था, जिस वजह से वो उसे बस एक मामूली बच्ची समझ रहा था। शायद इसीलिए वो कोई सावधानी भी नहीं बरत रहा होगा। लेकिन करिश्मा मामूली बच्ची नहीं थी। अगर अनूप ने जरा भी उसे नाराज कर दिया तो वो सच में उसकी जान ले सकती थी। आशु गलत नहीं था। अगर उसने करिश्मा के लिए वो रूल्स तय ना किए होते और करिश्मा ने उसकी बात नहीं मानी होती तो अनूप की सिचुएशन वाकई में बहुत खराब हो सकती थी। यहां तक कि अगर करिश्मा किसी को मारना भी नहीं चाहती तब भी अनूप की सिचुएशन कुछ बेहतर नहीं होती। अनूप को शुरुआत में लगा था कि वो आसानी से माउंट ड्रैगन टाइगर पहुंच जाएगा और वहां आराम से आशु का इंतजार करेगा। लेकिन उसके ख्यालों के उलट ये सफर तो बेहद मुश्किल निकला। पिछली बार मुफ्त में खाने में नाकाम रहने के बाद अनूप के मन में अब भी नाराजगी भरी थी। एक और सिटी में पहुंचते ही उसने तय कर लिया कि इस बार किसी और वेडिंग पार्टी में फ्री में घुसपैठ करेगा। अनूप ने मन ही मन सोचा, मेरी वो अचानक से हंस पड़ने की बुरी आदत वेडिंग पार्टी में तो शायद कोई बड़ा इश्यू नहीं बनेगी। अगर अचानक हंसी भी छूट गई तो लोग यही समझेंगे कि मैं बस बहुत खुश हूं। अनूप का आइडिया काफी भी ठीक था। लेकिन वेडिंग पार्टी में ठीक उस पल जब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अंगूठियां पहनाने वाले थे, अनूप अचानक जोर जोर से रोने लगा। वो इतनी दुखी आवाज में रोया कि जो लोग सिचुएशन नहीं जानते थे उन्हें यह लगा जैसे उसका दुल्हन से कोई चक्कर चल रहा हो और वो ये शादी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एक पल में ही वहां मौजूद सभी की नजरें अनूप पर टिक गईं। बूहू, मैं सच में नहीं रोना चाहता था। बूहू, प्लीज मेरे चेहरे पर मत मारो। आंसू माउंट ड्रैगन टाइगर की तरफ निकल पड़ा। उसे यह जानना था कि अनूप आखिर क्या करने वाला है। थोड़ी दूर चलने के बाद आंसू एक चीज डिस्कवर कर हैरान और खून दोनों हो गया। दरअसल फाइंड अस लाइफ सोल खुद ग्रो हो रही थी। ये क्या हुआ? आशु सोचने लगा। फाइंड अस लाइफ सोल खुद से कैसे ग्रो कर रही है? उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ऐसा क्या किया उसने जिससे उसमें ये ग्रोथ शुरू हुई। कुछ देर अपना दिमाग हद से ज्यादा दौड़ाने के बाद वो एक पॉसिबिलिटी पर पहुंच गया कि शायद उसके चलने से फाइन डस्ट ट्रिगर हुई थी। आशु ने जल्दी से दोबारा एक्सपेरिमेंट किया और जैसा कि उसने सोचा था, जितनी दूर वो चलता गया फाइन डस्ट उतनी ही तेजी से ग्रो करती गई। लेकिन जैसे ही वो रुकता, फाइन डस्ट की ग्रोथ भी रुक जाती। इसके अलावा एक ही रास्ते पर बार बार चलना बेकार था। उसे ऐसे इलाकों में जाना पड़ता जहां वो पहले कभी नहीं गया था। तभी फाइन डस्ट को ग्रो करने के लिए जरूरी एनर्जी मिलती थी। फाइन डस्ट लाइफ सोल का एडवांसमेंट मेथड वाकई दिलचस्प है। आशु ने सोचा, मैं इसे सिर्फ चलकर ग्रो कर सकता हूं। ये तो बहुत ही आसान है। वो चाहकर भी अपनी खुशी नहीं छुपा पाया। सिर्फ चलते रहने से अगर ये इवोल्व होती रही तो फाइन डस्ट लाइफ सोल शायद अब तक की सबसे आसान ग्रो होने वाली लाइफ सोल बन सकती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो माउंट ड्रैगन टाइगर पहुंचते पहुंचते शायद मैं इसे इवोल्व्ड बॉडी पर पहुंचा दूं, क्योंकि उसके मन में कुछ और चल रहा था। आशु रास्ते में पड़ने वाले डायमेंशनल जोन्स में जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वो बिना कहीं रुके सीधे माउंट ड्रैगन टाइगर की तरफ बढ़ता गया। डायमेंशनल स्टॉर्म्स के पहले माउंट ड्रैगन टाइगर को एक गॉड स्लेयर्स की सेक्रेड लैंड मानी जाती था। ऑर्थोडॉक्स पाथ के फाउंडर परफेक्टेड ऑर्थोडॉक्स यूनिटी ने यहीं पर ट्रेनिंग की थी और हकीम बनने की प्रैक्टिस भी की थी। कहा जाता था कि आहूजा परिवार वाले परफेक्टेड ऑर्थोडॉक्स यूनिटी के ही डिसेंडेंट्स थे। जब माउंट ड्रैगन टाइगर एक डायमेंशनल जोन बन गया तो वहां पीढ़ियों से रहने वाला आहूजा परिवार नेचुरली उसका मालिक बन बैठा। यह भी कहा जाता है कि माउंट ड्रैगन टाइगर में म्यूटेशन हो जाने के बाद वहां से अक्सर ड्रैगन और टाइगर के दहाड़ने की आवाजें सुनाई देती थीं। वो जगह इतनी टेरिफाइंग थी कि आहूजा परिवार के अलावा आम तौर पर कोई और वहां जाने की हिम्मत तक नहीं करता था। आहूजा परिवार पिल्स बनाने और सोर्ड सील टैलिस्मन्स में माहिर था। माना जाता है कि उन्होंने ना सिर्फ डायमेंशनल जोन से फायदा उठाया बल्कि उनके पास ऑर्थोडॉक्स यूनिटी की लीगेसी भी थी। हीरो किंग का उस दौर में अचानक फेमस हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। उसमें ऑर्थोडॉक्स यूनिटी की लीगेसी का भी इंपॉर्टेंट रोल था। हालांकि हीरो किंग काफी पॉपुलर थे, फिर भी आहूजा परिवार 6 परिवारों में सबसे लो की माना जाता था। ना तो वो रेड्डी परिवार वालों की तरह घमंडी थे, ना ही अग्रवाल परिवार की तरह सत्ता हथियाने में लगे रहते थे। वे बस माउंट ड्रैगन टाइगर के आसपास के इलाकों को गार्ड करते थे और उनके बारे में अफवाहें भी बहुत कम सुनाई देती थीं।
हालांकि आहूजा परिवार इतना लो प्रोफाइल रहता था, फिर भी कोई भी उन्हें कमजोर समझने की भूल नहीं करता था। दरअसल कई बार ऐसा हुआ था जब बाकी पांचों परिवारों को आहूजा परिवार की मदद की जरूरत पड़ी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आहूजा परिवार फेडरेशन के सबसे अहम सर्वर्स को कंट्रोल करता था। बहुत सारी इंफॉर्मेशन और डेटा ऐसे थे जो आहूजा परिवार की परमिशन या नेटवर्क से गुजरे बिना हासिल ही नहीं किए जा सकते थे। आहूजा परिवार का काम करने का तरीका ऐसा था कि उनसे कोई इंफॉर्मेशन निकालना आसान नहीं था, और अगर उनसे कोई काम करवाना हो तो वो किसी मामूली रकम से नहीं होता था। आशु तेजी से चलता हुआ माउंट ड्रैगन टाइगर के आसपास के इलाके में पहुंचा, और वहां की खूबसूरती देखकर उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया। वो इलाका किसी जन्नत से कम नहीं था। चारों तरफ दिल को छू लेने वाले नजारे और हवा में तैरती धुंध, सब कुछ किसी पेंटिंग की तरह लग रहा था। कहा जाता था कि जब सेलेस्टियल मास्टर आहूजा माउंट ड्रैगन टाइगर पर पिल्स को रिफाइन कर रहे थे, तब जैसे ही वो पिल फॉर्म हुई, वहां एक ड्रैगन और एक टाइगर अपीयर हुए। इसी वजह से उस माउंटेन का नाम माउंट ड्रैगन टाइगर पड़ा। पता नहीं क्या आज के माउंट ड्रैगन टाइगर में भी कोई ड्रैगन टाइगर पिल छुपी हुई है। आशु माउंट ड्रैगन टाइगर डायमेंशनल जॉन को लेकर काफी इंटरेस्टेड था। आहूजा परिवार काफी लंबे अरसे से माउंट ड्रैगन टाइगर को गार्ड करता आ रहा था, और उन्होंने इस जगह को अपने हेडक्वार्टर्स के तौर पर भी बना रखा था। बाहरी लोगों का यहां आना सख्त मना था, इसलिए माउंट ड्रैगन टाइगर कोई मामूली जगह नहीं थी। अगर आशु इसे एक गेम डंजन के तौर पर डाउनलोड कर पाता तो शायद उसे जबरदस्त फायदे मिल सकते थे। हालांकि नीलामी ड्रैगन टाइगर डायमेंशनल जोन के अंदर नहीं हो रही थी। इसके बजाय वो माउंटेन के बाहर एक छोटे से टाउन में होने वाली थी। उस टाउन का नाम था ड्रैगन टाइगर टाउन। हालांकि इसे टाउन कहा जाता था, लेकिन ड्रैगन टाइगर टाउन किसी बड़ी सिटी से कम नहीं था। आहूजा परिवार की मौजूदगी के चलते बहुत से लोगों ने अपने परिवारों को माउंट ड्रैगन टाइगर के आसपास बसाना शुरू कर दिया था, जिससे ये पास का टाउन धीरे धीरे काफी बड़ा हो गया। आहूजा परिवार इस पूरे इलाके में शांति बनाए रखने का काम भी करता था, और उन्होंने इसे डायमेंशनल क्रिएचर्स के हमलों से बचा कर रखा हुआ था। जब आशु ड्रैगन टाइगर टाउन पहुंचा तो उसने सोचा था कि अनूप खुद उससे कांटेक्ट करेगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अनूप का कहीं नामो निशान नहीं था। आशु को क्या पता था कि भले ही अनूप पहले ही निकल गया था, लेकिन रास्ते में उसे कई चीजों का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उसने सफर बहुत धीरे धीरे तय किया, जिससे आशु उससे पहले ही ड्रैगन टाइगर टाउन पहुंच गया। कहीं अनूप मर तो नहीं गया। आशु थोड़ा परेशान था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब उसके पास सिर्फ इंतजार करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। आशु ने मायरा से कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अनूप की मंशा क्या थी। अगर अनूप चाहता कि वो आहूजा परिवार के पास जाकर अर्थ एलिमेंटल बीस्ट चुराए, तो फिर आशु का आहूजा परिवार के घर में रुकना ठीक नहीं होता। वो जैसे ही किसी होटल में रुकने की सोच ही रहा था, उसकी नजर सड़क पार करते हुए कुछ लोगों पर पड़ी। उनके पहनावे और हाव भाव देखकर लग रहा था कि वे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से हैं। फैमिली क्लैन ऑफ गॉड्स के लोग। आशु ने ध्यान से उन्हें देखा और उनके कपड़ों पर बने लोगों को पहचान लिया। हालांकि फैमिली क्लैन ऑफ गॉड्स के मेंबर्स के पास सिर्फ नाम होते थे, सरनेम नहीं। लेकिन वे आमतौर पर एक खास सिंबल का इस्तेमाल करते थे, जिससे दूसरों को पता चल सके कि वे फैमिली क्लैन ऑफ गॉड्स से ताल्लुक रखते हैं। वे इस बात पर गर्व भी करते थे कि वे उस क्लैन का हिस्सा हैं। आशु ने देखा कि जो अधेड़ उम्र का आदमी सबसे आगे था, वो लंबा चौड़ा और बेहद अट्रैक्टिव था। उसकी बॉडी और चेहरे की बनावट संगमरमर के स्टैच्यू जैसी सख्त और पैनी थी। एक बार देखो तो नजरें हटाना मुश्किल। जैसे ही उसने आंसू की नजरें सेंस की, उसने भी उसकी तरफ देखा। ऐसा साफ लग रहा था कि वो आंसू को पहचान चुका था। बस एक नजर डाली और फिर सीधा उसकी ओर बढ़ गया। वो अधेड़ उम्र का आदमी आशु के सामने आकर मुस्कुराया और बोला, हेलो आशु, मेरा नाम फरदीन है और मैं फैमिली क्लैन ऑफ गॉड्स का मेंबर हूं। मैं तुमसे बहुत पहले मिलना चाहता था, लेकिन महिम सिटी आने का वक्त नहीं निकाल पाया। यहां तुमसे मिलना लगता है। किस्मत में लिखा था फैमिली। क्लैन ऑफ गॉड्स के बाकी लोग भी आशु को गौर से देख रहे थे। साफ था कि वे उसे लेकर काफी क्यूरियस थे। एक ऐसा नौजवान जो ना तो 6 हीरो के परिवारों से ताल्लुक रखता था और न ही उसका कोई ढंग का फैमिली बैकग्राउंड था।
लेकिन फिर भी उसने फेडरेशन में इतना बड़ा नाम कर लिया था। ये वाकई हर किसी का ध्यान खींचने वाली बात थी। ऊपर से आंसू युगराल का स्टूडेंट भी था। सिर्फ यही बात अपने आप में इतनी बड़ी थी कि लोग चौंक जाएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? आशु ने फरदीन से पूछा। उसका 6 परिवारों से रिश्ता कभी खास अच्छा नहीं रहा था। आफ्टर ऑल वही 6 परिवार फेडरेशन के असली रूलर्स थे और आशु ने बार बार फेडरेशन की अथॉरिटी को चैलेंज दिया था। अगर रिश्ता अच्छा होता तो हैरानी होती। अगर हो सके तो मैं तुम्हारे साथ एक फेयर बैटल करना चाहता हूं, फरदीन ने कहा। फरदीन, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सच में एक नौजवान को चैलेंज देना चाहते हो? ये कहते हुए करण वहां आकर खड़ा हो गया। ये जगह माउंट ड्रैगन टाइगर थी। अगर आहूजा परिवार को यह ना पता चलता कि आशु और मौजस जैसे लोग ड्रैगन टाइगर टाउन आ चुके हैं तो वही अजीब होता। फरदीन मुस्कुराया और बोला, फैमिली क्लैन ऑफ गॉड्स के रूल्स तुम्हारे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से अलग हैं। वहां ताकत को ही इज्जत मिलती है। आशु जितना स्ट्रांग है वो मेरा ओपोनेंट बनने के लायक है। करण भी मुस्कुरा दिया और बोला, तो जब आशु तुम्हारे फैमिली क्लैन ऑफ गॉड्स में आएगा तब उसे चैलेंज कर लेना। फिलहाल वो हमारा मेहमान है। मैं तो अपने मेजबान की अरेंजमेंट को फॉलो करूंगा ही। फरदीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। करण ने हल्का सा सिर झुकाया और कहा, मैंने आपके रुकने की जगह का इंतजाम करवा दिया है। वसीम आपको वहां ले जाएगा। उम्मीद है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। शुक्रिया, फरदीन ने कहा। इसके बाद वसीम फरदीन और उसके साथियों को उनके रेजिडेंस की तरफ ले गया। लेकिन जाने से पहले उसने आंसू को गुस्से भरी नजरों से घूरा, मगर आंसू कुछ समझ नहीं पाया। पिछली बार भले ही वो मायरा को घुमाने के लिए ले गया था, लेकिन आखिरकार उसने उसे सही सलामत वापस पहुंचा ही दी थी। फिर इतनी दुश्मनी की क्या जरूरत थी? आशु को यह बिल्कुल पता नहीं था कि उसका टायरेंट बेहेमौत दरअसल आहूजा परिवार की लापरवाही की वजह से गुम हुआ था। वसीम को पहले से ही पता था कि टायरेंट बेहेमौत आशु के पास है और वो मायरा की वजह से आशु से नाराज नहीं था। आशु, मेरे साथ चलो। सेलेस्टियल मास्टर मैनर में तुम्हारे लिए एक गेस्ट रूम पहले से तैयार है। मायरा वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। आशु असल में इतनी जल्दी आहूजा परिवार के घर जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब करण खुद उसे लेने आ गया तो उसके पास अब वहां जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बची थी। सेलेस्टियल मास्टर मैनर एक माउंटेन और रिवर के किनारे बसा हुआ था। यह जगह वाकई शानदार थी। आहूजा परिवार पीढ़ियों से यहां रह रहा था। क्योंकि वे जियोमैंसी में माहिर थे, इसीलिए उन्होंने ये जगह भी बड़े सोच समझकर चुनी थी। जैसे ही आंसू की नजर सेलेस्टियल मास्टर मैनर पर पड़ी, उसे सेलेस्टियल मास्टर आहूजा से जुड़ी एक पुरानी कहानी याद आ गई। कहानी ये थी कि सेलेस्टियल मास्टर आहूजा के पिता वास्तुशास्त्र यानी जियोमैंसी के महान जाता थे। उन्होंने अपने पिता के लिए एक ऐसी एक्सीलेंट केव ढूंढी थी जो जियोमैंसी के मुताबिक अच्छे ट्रेड्स रखती थी। वे चाहते थे कि उनके पिता को उसी जगह पर दफनाया जाए। वो केव एक एम्परर ड्रैगन वैन के साथ लोकेटेड थे, जिसका मतलब था कि फ्यूचर में उनकी ब्लड लाइन में जरूर कोई एम्परर जन्म लेगा। लेकिन जब ब्यूरियल की प्रोसेस चल रही थी, तब ताबूत उठा रहे एक हट्टे कट्टे आदमी का टॉयलेट आने लगा। वो पास ही भागा और वहीं काम कर दिया, और इत्तेफाक से ठीक उसी ड्रैगन वैन पर कर दिया। तभी एक जोरदार आसमानी बिजली कड़की और ड्रैगन का ऑरा तितर बितर हो गया। उस इंसिडेंट ने फ्यूचर में किसी ह्यूमन एम्परर के पैदा होने की पॉसिबिलिटी ही खत्म कर दी। सेलेस्टियल मास्टर आहूजा के पिता ने उस पल को आहूजा परिवार की नियति मानते हुए एक लंबी सांस ली, लेकिन उस आदमी को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने फिर भी अपने पिता को उसी केव में दफनाया और एक मैसेज छोड़ा कि हालांकि केव अब ड्रैगन ऑरा से वंचित हो चुकी है, पर उसका लेआउट अब भी सही सलामत है और इस परिवार में फ्यूचर में जरूर कोई महान शख्सियत जन्म लेगी। और सच में उनके बेटे सुहेल आहूजा ने बाद में ऑर्थोडॉक्स यूनिटी के सेलेस्टियल मास्टर का दर्जा पा लिया। वो सिर्फ एक मास्टर नहीं, बल्कि उस वक्त के लोग उन्हें भगवान की तरह मानते थे। करण आशु को साथ लेकर सेलेस्टियल मास्टर मैनर के अंदर मेन हाइनल तक ले गया। मायरा कहाँ है? आशु ने पूछा। जब उसे मायरा वहां नजर नहीं आई, करण ने जवाब दिया, मैंने उसे बुलावा भेजा है, वो अभी आती ही होगी। कोई जल्दी नहीं है, चलो पहले थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आशु ने मन ही मन सोचा, हमारे बीच बात करने जैसा कुछ है ही नहीं।
मैं इसे जानता तक नहीं। ठीक से बात किस बारे में करूं? लेकिन तभी करण ने कहा, वो टायरेंट बेहेमोथ तुम्हारा कंपेनियन बीस्ट है, राइट? आशु थोड़ा चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि करण को यह कैसे पता चला, लेकिन वो इस बात को झुठलाने का इरादा भी नहीं रखता था। उसने करण की ओर देखा और पूछा, तुम अचानक इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? करण ने कहा, टायरेंट बेहेमोथ असल में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एक कंपेनियन एक था। हमारे आहूजा परिवार के एक बुजुर्ग वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन करने गए थे और वहां के एक डायमेंशनल जोन जेनेसिस गार्डन से उन्हें एक टायरेंट बेहेमोथ मिला था। उन्होंने प्लान किया था कि इसे वो अपने किसी टैलेंटेड जूनियर के लिए छोड़ेंगे, लेकिन हमारी जानकारी के बिना हमारे ही बीच एक जासूस घुस आया। उसने बेहद चालाकी से एक की अदला बदली कर दी और उसे सेलेस्टियल मास्टर मैनर से बाहर ले जाने में कामयाब हो गया। हमारे बेहेमोथ शायद सेम नहीं है ना? आशु ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि करण सच बोल रहा है या कोई चाल चल रहा है, और अगर सच भी हो तो भी आशु के लिए टायरेंट बेहेमोथ लौटाना नामुमकिन था। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर वो खो गया तो समझो उसका आहूजा परिवार से कोई नाता नहीं था। ऊपर से तुमने उसे इंक्यूबेट भी कर लिया है, इसलिए हम तुमसे इसे वापस करने की कोई डिमांड नहीं करेंगे। वो आगे बोला, बेहेमोथ यूनिक है, उसे किसी डायमेंशनल क्रिएचर को मारकर नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी से ऑब्टेन किया गया था। इसका कोई दूसरा वर्जन होना नामुमकिन है। हम उसे वापस लेने की कोशिश नहीं कर रही हैं। हमें बस ये जानना है कि तुम्हें वो कंपेनियन ए कहां से मिला, ताकि हम समझ सकें कि उस वक्त एक की अदला बदली कैसे हुई थी। इससे हम फ्यूचर में और ज्यादा केयरफुल रह पाएंगे। मुझे वो एक नीलामी में मिला था। शुरू में मुझे लगा था कि वो कोई माइनोटॉर है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो असल में बेहेमोथ निकलेगा। आशु ने टायरेंट बेहेमोथ के मिलने की पूरी कहानी करण को डिटेल्स से बता दी। ओह, तो बात ये थी। करण ने धीरे से सिर हिलाया। अब मुझे समझ आ गया कि बेहेमोथ कंपेनियन ए की अदला बदली कैसे हुई और वो बाहर कैसे पहुंचा। आशु, सच कहूं तो तुम्हारी किस्मत कमाल की है। सामने वाला तो शायद पूरा प्लान बनाकर आया था कि वो उस एक को खरीद लेगा, लेकिन रास्ते में तुमने बाजी मार ली। जरूर कुछ अनहोनी हुई थी, बस हमें उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। करण की बातों से साफ था कि उसका इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। वो आगे बोला, अगर हो सके तो क्या हम आहूजा परिवार की तरफ से तुमसे टायरेंट बेहेमोथ की थोड़ी मदद मांग सकते हैं? और हां, बदले में हम कोई कंजूसी नहीं करेंगे। हमारे सेलेस्टियल मास्टर मैनर के बनाए हुए स्पिरिट टैलिस्मन काफी यूजफुल होते हैं। मैं तुम्हें एक लाइफ रिवर्सिंग स्पिरिट टैलिस्मन दूंगा पेमेंट के तौर पर। क्या कहते हो? तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो? आशु ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। उसने लाइफ रिवर्सिंग स्पिरिट टैलिस्मन के बारे में पहले भी सुना था, और वो भी अनूप से कुछ वक्त पहले अनूप ने उसी आहूजा परिवार के लाइफ रिवर्सिंग स्पिरिट टैलिस्मन की मदद से उसका फिएंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल चुरा लिया था। इससे साफ था कि ये स्पिरिट टैलिस्मन वाकई में काफी पावरफुल था। अगर आहूजा परिवार लाइफ रिवर्सिंग स्पिरिट टैलिस्मन जैसी पावरफुल चीज इनाम के तौर पर देने को तैयार था, तो ये काम यकीनन आसान नहीं होने वाला था। क्या तुमने कभी फेंडन टोम के बारे में सुना है? करण ने पूछा। आशु ने ना में सिर हिला दिया। उसने इसका नाम पहले कभी नहीं सुना था। यह तुम्हारी गलती नहीं है, करण ने गहरी आवाज में कहा। बहुत ही कम बाहरी लोग फिएंटोम के बारे में जानते हैं। सालों से हमारा आहूजा परिवार इस फिएंटोम को गार्ड कर रहा है और वहां मौजूद डायमेंशनल क्रिएचर्स को सप्रेस कर रखा है ताकि वे बाहर ना निकल जाएं। इसके लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, इतनी बड़ी कि बाहरी लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये फिएंटोम किस तरह की जगह है? आशु ने क्यूरियसली पूछा। क्या तुमने मेरे आहूजा परिवार की वो कहानी सुनी है जहां एक पिता के दफनाने के लिए एक खास केव ढूंढी गई थी? करण ने सीधे जवाब देने के बजाय सवाल ही पूछ लिया। हाँ, सुना है। मैंने सुना था कि ऑर्थोडॉक्स यूनिटी के सेलेस्टियल मास्टर के दादाजी ने दफनाने के लिए एक ट्रीजर केव ढूंढी थी, और वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेलेस्टियल मास्टर्स उस जियोमैंसी एनहांसमेंट का नतीजा थे। आशु ने जवाब दिया। करण ने सिर हिलाया। शायद यही अफवाहें कहती हैं। तुम्हें लगता है इन बातों में कोई सच्चाई है? इस बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। आशु ने ना तो यकीन जताया ना ही इनकार किया, क्योंकि कोई भी जवाब फिट नहीं बैठता। अगर वो कह देता कि वो इन बातों को मानता है, तो ऐसा लगता जैसे वो कह रहा हो कि आहूजा परिवार की सारी ताकत किस्मत के सहारे है
और अगर वो कहता कि उसे यकीन नहीं, तो मतलब निकलता कि आहूजा परिवार झूठ बोल रहा है। उन्हें कोई मैंडेट नहीं मिला था। करण बस हल्के से मुस्कुराया। उसने ये नहीं बताया कि वो कहानी सच थी या नहीं। उसने बस इतना कहा, वही केव, वही फेंटोम्ब है क्या जे? क्या? आंशु की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने डिसबिलीफ में कर्ण की तरफ देखा। वो लीजेंडरी केव जो एक एम्परर को जन्म दे सकती थी, जिसने एक सेलेस्टियल मास्टर को जन्म दिया था, वही असल में फेंट टोम्ब निकली। ये सचमुच हैरान करने वाली बात थी। करण ने सीरियसली एक्सप्लेन करना शुरू किया। डायमेंशनल स्टॉर्म्स के इन्फ्लुएंस में आकर वो पहले से ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेंट टोम्ब और भी ज्यादा अनकंट्रोल हो गई है। हमारा आहूजा परिवार अब तक हर मुमकिन कोशिश कर चुका है उसे सप्रेस करने की, लेकिन सिचुएशन दिन ब दिन और भी बिगड़ती जा रही है। अगर हो सके तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने टायरेंट बेहेमौत की मदद से उस टोम्ब को कुछ वक्त के लिए सप्रेस कर सको। इसके बाद करण ने डिटेल से समझाया कि उसे आशु से असल में क्या मदद चाहिए और टायरेंट बेहेमौत को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। उसने शुरू में सोचा था कि आहूजा परिवार उससे किसी बहुत खतरनाक काम में मदद लेना चाहता है, लेकिन ये सब सुनने के बाद उसे समझ आ गया कि उसे फाइट करने की जरूरत ही नहीं है। असली जरूरत तो टायरेंट बेहेमौत की स्ट्रेंथ की थी। फेंडरबर्न टोम्ब के एंट्रेंस पर एक खास तरह का फेंड स्टोन होता है जो लगातार ग्रो होता रहता है। जहां भी ये फेंड स्टोन फैलता है, वहां वहां फेंड टोम्ब के क्रिएचर पहुंच सकते हैं। ये एक तरह से ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन होती है। फेंड स्टोन से डील करना बेहद झंझट भरा काम होता है। इन्हें शैटर नहीं किया जा सकता और ना ही कहीं और ले जाकर रखा जा सकता है, क्योंकि अगर इन्हें पाउडर में भी बदल दो, तब भी ये ऐसे ग्रो होते रहते हैं जैसे जिंदा हों। अगर कोई इन्हें तोड़ने या कहीं और ले जाने की कोशिश करे, तो ये और भी ज्यादा जगह घेरने लगते हैं। ये फिएंट स्टोन सीधे सीधे कोई बड़ा खतरा नहीं होते, लेकिन जहां भी ये होते हैं, वहां से फिएंट टोम्ब के क्रिएचर बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल, ये तो फिएंट टोम्ब की सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। आशु आखिरकार आहूजा परिवार से नहीं था, इसीलिए उसे फिएंट टोम्ब जीन टोम्ब से जुड़ी बाकी दिक्कतों के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। उसे बस टायरेंट बेहेमौथ को कंट्रोल करना था, ताकि वो ग्रो होते हुए फिएंट स्टोन्स को खा सके। अगर बात इतनी सी है तो मैं अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन हमें तब भी ये देखना होगा कि बेहेमौथ उन फेंड स्टोन्स को खा पाता है या नहीं। अगर उसने खाने से मना कर दिया तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। आशु ने कहा, बिल्कुल, मैं भी इसी बात से डर रहा हूं कि कहीं वो सारे फेंड स्टोन्स खत्म ना कर पाए। करण ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे आंसू का तैयार होना अच्छा लगा और उसका मूड बेहतर हो गया। लेकिन आंसू को इसकी कोई टेंशन नहीं थी। वो पहले भी बेहेमौत की भूख देख चुका था। एक छोटा माउंटेन तक वो मजे से खा सकता था। दोनों कुछ देर बातें करते रहे। फिर मायरा अंदर आई। उसने आंसू को देखा तो वो बहुत खुश हो गई। आफ्टर ऑल, उसके पास दोस्त कम ही आते थे। असल में अगर कोई उसे विजिट करना भी चाहता तो शायद सेलेस्टियल मास्टर मैनर में दाखिल ही नहीं हो पाता। यहां तक कि फरदीन जैसा इंसान, जो 6 परिवारों में से एक का मेंबर था, उसे भी सेलेस्टियल मास्टर मैनर के बजाय एक कोर्टयार्ड में रुकना पड़ा था। माउंट ड्रैगन टाइगर में बहुत सी दिलचस्प चीजें हैं। मायरा तुम्हें वहां घुमाने देंगी, कहकर करण ने विदा ली और चला गया। मायरा ने आंसू को सेलेस्टियल मास्टर मैनर से बाहर तक एलईडी किया और चलते हुए बोली, तुमने बहुत सारे डायमेंशनल जोन देखे होंगे, लेकिन यहां एक ऐसा डायमेंशनल क्रिएचर है जो तुमने यकीनन कहीं और नहीं देखा होगा। कौन सा डायमेंशनल क्रिएचर? आशु ने दिलचस्पी से पूछा। वहां चलकर खुद देख लेना, मायरा ने रहस्यमयी अंदाज में कहा और कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मायरा आंसू को एक बोट पर लेकर गई और वे दोनों धीरे धीरे रिवर में ड्रिफ्ट करते चले गए। रिवर के दोनों किनारों का नजारा किसी पेंटिंग जैसा था। आसपास कहीं भी कोई खूंखार डायमेंशनल क्रिएचर नजर नहीं आ रहा था। यही वजह थी कि आहूजा परिवार यहां सुकून से रह पा रहा था। अगर हर तरफ डायमेंशनल क्रिएचर्स भरे होते तो शायद इस परिवार के लिए शांति से रह पाना नामुमकिन होता। बोट चले ज्यादा देर नहीं हुई थी कि आंसू की नजर रेड कलर की रॉक्स पर पड़ी, जो उस जगह को मानो रैड बेड जैसा बना रही थी। दोनों तरफ ऊंची खड़ी खड़ी चट्टानों की दीवारें थीं और उन माउंटेन और रिवर के बीच एक अजीब सी हिल थी। वो हिल पानी के बीचों बीच अकेली खड़ी थी और उसका ऊपरी हिस्सा पानी के सरफेस से बाहर निकला हुआ था। उसका साइज किसी ह्यूज पिल फर्नेस जैसा लग रहा था
और उसका डार्क रेड कलर इस पूरे नज़ारे को बिल्कुल सूट कर रहा था। वही है वो डायमेंशनल क्रिएचर? मायरा ने उस हिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम कहना चाहती हो कि वो हिल ही एक डायमेंशनल क्रिएचर है? आशु ने हैरानी से पूछा। बस जरा इंतजार करो और खुद देख लो, मायरा ने जवाब दिया और एक धनुष बुलाते हुए उस हिल की ओर एक एरो शूट कर दिया। जैसे ही एरो उस फर्नेस जैसी हिल के पास पहुंचा, वहां से एक तेज लाइट बीम निकली। एक रेड कलर की पिल उड़ती हुई बाहर आई और एरो से टकराकर उसे चकनाचूर कर दिया। वो पिल हिल के चारों तरफ कुछ देर तक चक्कर लगाती रही, फिर सीधे आंसू और मायरा की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। पिल फर्नेस माउंटेन से निकलने वाले पिल एसेंस कहीं और देखना बहुत मुश्किल है। ये जो रेड कलर की है, ये लेजेंडरी क्लास की होती है। अगर ये गोल्डन हो तो इपिक क्लास की मानी जाती है। और अगर तुम कभी कोई ऐसा पिल एसेंस देखो जिस पर ड्रैगन या टाइगर पैटर्न हो, तो समझ लेना वो मिथिकल क्लास का है, लेकिन वो बहुत ही रेयर होते हैं, मायरा ने समझाते हुए कहा। जैसे ही वो रेड पिल एसेंस पास आया, मायरा ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। वो कितनी भी कोशिश करता रहा छूटने की, लेकिन मायरा की पकड़ से निकल नहीं पाया। मायरा का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। उसने प्यार से अपनी उंगलियां उस पर फिराईं और पिल एसेंस एकदम शांत हो गया। वो पूरी तरह से उसके हाथ पर टिक गया और जब मायरा ने अपनी पकड़ भी ढीली कर दी, तब भी वो भागा नहीं। इन पिल एसेंस कंपेनियन बीस्ट्स का क्या यूज है? क्या ये जख्म ठीक कर सकते हैं? आशु ने दिलचस्पी से पूछा। कुछ पिल एसेंस में हीलिंग की एबिलिटी होती है, लेकिन हर पिल एसेंस की एबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे कि पॉइजन अवॉइडेंस पिल एसेंस जर को डिटॉक्स कर सकता है। रिजुविनेशन पिल एसेंस जख्मों को ठीक कर सकता है। और कुछ पिल एसेंस में जहरीली एबिलिटी भी होती है। हर एक का इफेक्ट अलग होता है। मां वायरा ने फिर उस हिल की तरफ इशारा किया जहां से पिल एसेंस निकला था और बोली, अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो तुम भी ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई मिथिकल रिजुविनेशन पिल एसेंस या रिजरेक्शन पिल एसेंस मिल जाए तो वो कमाल होगा। उनका इस्तेमाल किस काम में होता है? आशु ने पूछा। कितना बेवकूफी भरा सवाल है, नाम से ही समझ में आ जाता है, मायरा ने कहा। इनमें से कोई भी पिल एसेंस ऐसी एबिलिटी रखता है जो मरे हुए के करीब पहुंच चुके इंसान को भी जिंदा कर सकता है। चाहे जख्म कितना भी गहरा हो, जब तक उसमें जान बाकी है उसे बचाया जा सकता है। इतना पावरफुल है आशु, अब थोड़ा लालच में आ गया था। बिल्कुल पावरफुल है। लेकिन ख्याल रखना, पिल एसेंस कंपेनियन बीस्ट्स सिंगल यूज के लिए होते हैं। एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। हमारे आहूजा परिवार को भी इनमें से ज्यादा नहीं मिले। किसी हाई क्लास के पिल एसेंस का किसी स्पेशियल रिफ्ट पॉट से निकलकर आना बहुत रेयर होता है। इन्हें देख पाना भी किस्मत की बात है, मायरा ने समझाया। ठीक है, मैं अपनी किस्मत आजमा लेता हूं, क्या पता किस्मत चमक जाए। आशु को अब सच में दिलचस्पी हो गई थी। उसने मायरा से पूछा कि क्या करना होगा। जो पिल एसेंस स्पेशल रिफ्ट से आते हैं वो सब पिल फनस माउंटेन में होते हैं। तुम्हें बस उन्हें बाहर लाना होता है। ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत शोर मचा दो, वही काफी है। लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना, मिथिकल पिल एसेंस का नजर आना बहुत रेयर होता है, मायरा ने कहा। ठीक है, आशु ने कहा और एक पॉइजन बैट बुलाया जो उड़कर पिल फर्नेस माउंटेन की तरफ गया। जैसे ही पॉइजन बैट उस हिल के पास पहुंचा, अंदर मौजूद पिल एसेंस तुरंत अलर्ट हो गए, जिसके बाद एक और पिल एसेंस बाहर निकला। यह भी फायर, जैसे ही रेड कलर का था। उसका कलर देखकर साफ लग रहा था कि वो लेजेंडरी क्लास का है। उस पिल एसेंस की फाइटिंग स्ट्रेंथ कुछ खास नहीं थी। वो बस पिल ऑरा नाम की अटैक वेव्स इमिट कर सकता था, जो कि प्राइमोर्डियल एनर्जी की वेव्स जैसी लग रही थीं। उसका अटैक ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, इसलिए पॉइजन बैट ने उसे पल भर में चकनाचूर कर दिया। पॉइजन बैट ने काफी देर तक पिल फर्नेस माउंटेन के चारों ओर चक्कर लगाए और इस वजह से एक के बाद एक कई पिल एसेंस बाहर निकलते गए, लेकिन ज्यादातर लेजेंडरी क्लास के ही थे। इपिक क्लास के भी गिने चुने ही निकले, मगर मिथिकल तो बिल्कुल नहीं। फाइनली एक इपिक पिल एसेंस को मारने के बाद भी कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ। हाँ हाँ, लगता है आज तुम्हारी किस्मत भी खराब चल रही है। मिथिकल कंपेनियन बीस तो दूर, तुम्हें कोई लेजेंडरी पिल एसेंस तक नहीं मिला, मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। आशु को थोड़ा बुरा तो लगा, इसलिए उसने ट्रूथ लिसनर की एबिलिटी का इस्तेमाल किया ताकि पता चल सके कि पिल फर्नेस माउंटेन में कहीं कोई मिथिकल पिल एसेंस तो नहीं है। लेकिन जब उसने कोशिश की तो उसे समझ आया कि ट्रूथ लिसनर की सुनने की पावर
पिल फर्नेस माउंटेन के अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी। उस पिल के अंदर एक इंडिपेंडेंट डायमेंशनल जोन था। आशु के मन में ख्याल आया, लगता है ये माउंट ड्रैगन टाइगर ड्रैगन गेट जैसा ही है। ये भी कई छोटे छोटे डायमेंशनल जोन से मिलकर फॉर्म हुआ। एक बड़ा डायमेंशनल जोन है। उसका दिल क्यूरियोसिटी से भर उठा। अगर उसे वहां वो छोटी हथेली का निशान मिल जाए तो वो ड्रैगन टाइगर माउंटेन डंजन को डाउनलोड कर सकता है। फिर तो आगे चलकर उसे चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो धीरे धीरे मिथिकल पिल एसेंस इकट्ठा कर सकता है। हालांकि केओस एक भी हीलिंग फील्ड में काम का था, लेकिन उसे केवल आंसू खुद के लिए ही यूज कर सकता था। दूसरों के लिए वो बेकार था। अगर उसके परिवार या दोस्तों में से कोई बुरी तरह जख्मी हो जाता तो उस सिचुएशन में पिल एसेंस केओस एक से कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित होते। आशु ने पिल फर्नेस माउंटेन को गौर से देखा और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वहां रोक्स पर एक छोटी हथेली का निशान था। सच में। आशु के चेहरे पर खुशी छलक आई। उसने मायरा की तरफ देखा और पूछा, क्या मैं पिल फर्नेस माउंटेन के थोड़े करीब जाकर एक फोटो ले सकता हूं? बिल्कुल नहीं। अगर तुम आउटसाइडर हो, लेकिन जल्दी कर लो, किसी को दिखना नहीं चाहिए। मायरा ने आंखें झपकाते हुए शरारती अंदाज में कहा। आशु ने जल्दी से अपना फोन निकाला और हवा में उड़ता हुआ पिल फर्नेस माउंटेन की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो इतनी दूरी पर पहुंचा जहां से उसका फोन सेंस कर सके, उसने उस छोटी हथेली के निशान की एक पिक्चर खींच ली और तुरंत ही डाउनलोड स्क्रीन सामने आ गई। जब मायरा ने देखा कि आशु वापस बॉट पर लौट आया है तो उसने पूछा, क्या अब भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो? मेरा लक इतना स्पेशल नहीं है। छोड़ो, चलो कहीं और चलते हैं, वहां देखते हैं कुछ। आशु ने सोचा कि किसी और जगह तलाश की जाए, शायद कोई और डंजन मिल जाए। पिल फर्नेस माउंटेन डाउनलोड करने के बाद आशु को एहसास हुआ कि ये केवल पिल फर्नेस माउंटेन का डंजन था। पूरा माउंट ड्रैगन टाइगर नहीं लगता है। ये ड्रैगन गेट से अलग है। यहां मैं पूरे डायमेंशनल जोन को एक साथ डाउनलोड नहीं कर सकता। ऐसा सोचते हुए आशु मायरा के साथ माउंट ड्रैगन टाइगर के आसपास के कई स्पेशल डायमेंशनल जोन्स को एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। लेकिन आशु को थोड़ी निराशा हुई, जिसकी वजह थी कि पिल फर्नेस माउंटेन को छोड़कर बाकी किसी भी डायमेंशनल जोन के आसपास उसे वो छोटी हथेली का निशान नहीं मिला। खैर, पिल फर्नेस माउंटेन ही काफी है। आफ्टर ऑल, इन पिल एसेंस जैसी चीजें कहीं और इतनी आसानी से नहीं मिलती। वैसे मैंने सुना है कि अर्थ एलिमेंटल बीस्ट बहुत कीमती है। तो फिर तुम्हारा परिवार उसे नीलामी में क्यों डाल रहा है? आशु ने पूछा। मायरा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अर्थ एलिमेंटल बीस्ट वाकई बेहद कीमती है। मुमकिन है कि दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही हो, दूसरे की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। लेकिन ये बीस्ट हमारे पास तब आया था जब 6 हीरोज ने मिलकर उसे हासिल किया था। उसी वक्त हुए कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से मेरे परदादा ने ना तो उसे इंक्यूबेट किया, न ही अपने किसी वंशज को ऐसा करने दिया। इसी वजह से अब वो इसे नीलामी में डाल रहे हैं। बाकी डिटेल्स मुझे भी नहीं पता। कुछ रुककर मायरा ने फिर कहा, मुझे पता है कि बाकी 5 परिवार उसे हासिल करने के लिए बहुत बेताब हैं, इसलिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा हाई जाएगी। मुझे डर है कि तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर तुमने मुझे यहां बोली लगाने के लिए बुलाया ही क्यों? आशु ने थोड़े भारी मन से कहा, तुम इसे एक वेकेशन की तरह नहीं देख सकते, या किसी दोस्त से मिलने का बहाना? मायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों पहाड़ी रास्ते पर बातें करते हुए साथ साथ चल रहे थे। बातों बातों में ही उन्होंने देखा कि माउंटेन्स के पार से एक बड़ा सा इमोर्टल क्रेन उड़ता हुआ आ रहा है। उस क्रेन की पीठ पर एक नौजवान सवार था, जिसका चेहरा कोल्डनेस से भरा हुआ था। भाई, आप यहां कैसे? मायरा ने पूछा। जब उसने देखा कि वो नौजवान वसीम है, मुझे आंसू से कुछ जरूरी बात करनी है। वसीम ने मायरा से बात करते हुए तो नरमी से कहा, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा आंसू की तरफ मुड़ा, उसकी आवाज सख्त हो गई। आंसू, क्या तुम्हें पता है कि टायरेंट बेहेमोथ असल में हमारे आहूजा परिवार को बिलोंग करता था? तो आंशु ने वसीम की ओर देखकर सीधा सवाल बंदूक से निकली गोली की तरह दाग दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।
और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।